गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए हमारे फिजिक्स की फर्स्ट ईयर के अंदर ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जैसे फिजिक्स के अंदर 3 बुक्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो बुक होगी तुम्हारा, जो पेपर फर्स्ट होगा वो होगा यांत्रिकी का, मैकेनिक्स। सेकंड जो पेपर होगा वो होगा विद्युत चुंबकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। और जो थर्ड पेपर होगा वो होगा तुम्हारा प्रकाशिकी का, ऑप्टिक्स का। क्लियर? फर्स्ट पेपर के अंदर तुम्हारे जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे या तुमको पास होने के लिए, या फिर अपन को बोल सकते हैं कि अपना जो पेपर होगा वो पेपर होगा अपना 33 मार्क्स का। ठीक है। सेकंड जो पेपर होगा तुम्हारा वो भी 33 मार्क्स का होगा, और जो फाइनल पेपर, जो थर्ड पेपर होगा अपना, वो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसके अंदर 34। क्लियर? इसके अंदर हमें पास होने के लिए या केवल पासिंग मार्क्स अगर हम बोले तो केवल 12 मार्क्स हमें पास होने के लिए चाहिए। क्लियर? तो 3 पेपर है। इसी प्रकार से तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर 3 पेपर चलेंगे और मैथ के अंदर भी तुम्हारे 3 पेपर होंगे। जो टोटल मार्क्स हो गया, जैसे फिजिक्स का हो गया तुम्हारा 100 नंबर का पूरा पेपर हो गया, इसी प्रकार से तुम्हारे फिजिक्स के अंदर वो केमिस्ट्री के अंदर भी पूरे 100 नंबर का एक पेपर होगा, और इसी प्रकार से मैथ के अंदर भी तुम्हारे एक 100 नंबर का पूरा एक मैथ का पेपर होगा। क्लियर? तो फिजिक्स के अंदर अपने 3 पेपर है। मैकेनिक्स है सबसे पहले। जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स जिसको अपन यांत्रिकी बोलते हैं, यांत्रिकी के अंदर हम इसके अंदर बहुत सारे, जैसे अपन ने 12th के अंदर पढ़े थे न्यूटन के नियम, है ना। और जैसे अपन किसी भी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन के अगर जब बाहर देखते हैं तो हमें जो बाहर की चीज़ें हैं वो गति करती हुई दिखाई देती है, तो वो क्यों दिखाई दे रही है। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो सरल आवर्त गति है या पेंडुलम की गति है, ठीक है, इस प्रकार से प्रक्षेप गति जो हमने पढ़ी थी, तो ये सारी जो हमारी फिजिक्स होती है वो आती है अपनी मैकेनिक्स के अंदर या यांत्रिकी के अंदर। क्लियर? सेकंड देखिए, सेकंड जो पेपर होगा तुम्हारा वो होगा विद्युत चुंबकी का। और विद्युत चुंबकी के अंदर हम विद्युत और चुंबक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विद्युत और चुंबक। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक और चुंबक मतलब मैग्नेटिक एक तरह से। ठीक है। तो विद्युत चुंबकी के अंदर हम इसके अंदर चार्ज या फिर जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स का के कारण, या चार्ज अगर हमारे पास स्थिर चार्ज है तो किस प्रकार से उसका जो क्षेत्र होगा, जो फील्ड होगा वो किस प्रकार का होगा। ठीक है। अगर हमारा जो चार्ज है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो किस प्रकार से वो फील्ड जनरेट करेगा। अगर वो जो चार्ज है हमारा वो एक एक्सेलरेशन या उसमें कुछ त्वरण है, ठीक है, उस कंडीशन में जो उसके कारण जो फील्ड उत्पन्न होगा वो किस प्रकार का होगा, वो अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक 2 प्रकार से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इसके अंदर इसके अलावा हम जो हमारी EM वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है, जो हमारे प्रकाश होता है, प्रकाश क्या है एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग, या अपन बोल सकते हैं फोटोन्स। ठीक है। तो उनका भी हम इसी के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। थर्ड जो पेपर है तुम्हारा वो है प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स जिसको अपन बोलते हैं, जो अपन ने 12th तक स्टडी की थी, जैसे प्रकाश की किरणों के बारे में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन। आगे इसी को हम विस्तृत रूप में व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, इन सब की स्टडी करेंगे हम ऑप्टिक्स के अंदर या प्रकाशिकी के अंदर। क्लियर? इसमें सबसे पहले अपना जो फिजिक्स के अंदर जो सेकंड पेपर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत चुंबकी की। क्लियर? विद्युत चुंबकी की देखिए सबसे पहले इसमें अपने 4 यूनिट्स होंगी। चारों यूनिट्स के अंदर हमें पूरा सिलेबस कवर करना है विद्युत चुंबकी का। फर्स्ट जो इसके अंदर यूनिट होगी, फर्स्ट यूनिट है इसकी सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र। क्लियर? सेकंड जो यूनिट होगी वो होगी पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र। थर्ड यूनिट होगी इसकी पदार्थ के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र। और जो फोर्थ यूनिट होगी वो होगी हमारी तरंग गति की। तो ये 4 यूनिट है, इन चारों यूनिट के अंदर अपनी जो सेकंड पेपर है इसका विद्युत चुंबकीय, इन सबको अपन को इसमें पढ़ना है। सबसे पहली जो यूनिट है अपनी वो है सदिश क्षेत्र तथा अदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। तो हमने 12th तक ये हमने 11-12 के अंदर पढ़ चुके हैं सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सदिश की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी सदिश को हम उसके मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन के साथ उसको व्यक्त किया जाता है। और अदिश की अगर हम बात करें तो अदिश में केवल हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए या बोल सकते हैं केवल उसका परिणाम की हमें आवश्यकता होती है, उसकी डायरेक्शन क्या है इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो सदिश क्या हुई, वो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण और उसकी दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो राशियाँ कहलाती है तुम्हारी सदिश राशियाँ। और अदिश राशियाँ कौन सी होती है, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, उसकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको बोलेंगे अपन अदिश राशियाँ। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल डेली लाइफ में देखें कि मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर गई, क्लियर, मैंने बोला मैं 5 किलोमीटर गई। अब मैंने केवल उसका परिमाण बताया है कि मैं 5 किलोमीटर जाके आई हूँ, ठीक है, ये नहीं बताया कि मैं किधर की तरफ बाएं गई हूँ या लेफ्ट गई हूँ या राइट गई हूँ या जयपुर की तरफ गई हूँ या फिर करौली की तरफ गई हूँ। ये मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया, केवल मैंने क्या बताया कि मैं 5 किलोमीटर गई हूँ। तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, केवल उसका परिमाण हो गया, किस डायरेक्शन में गई हूँ अभी इसका कोई भी पता नहीं है। अगर मैंने केवल उसका परिमाण बताया है मतलब उसकी क्या है, वो अदिश राशि है। और साथ में अगर मैंने डायरेक्शन भी बता दी कि मैंने 5 किलोमीटर में राइट गई या फिर बोल दिया 5 किलोमीटर में लेफ्ट की तरफ गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने उसकी क्या बता दी, डायरेक्शन भी बता दी। तो वो जो राशियाँ कहलाती है वो कहलाती है तुम्हारी सदिश राशियाँ। नॉर्मल लाइफ में जैसे टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना हुआ, तो केवल उसका परिमाण बताते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस या इतने केल्विन इसका टेम्परेचर है, उसकी डायरेक्शन कुछ नहीं बताते कि किस दिशा में इसका टेम्परेचर है। तो केवल उसका क्या बताते हैं अपन, परिमाण बताते हैं, उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर के अलावा अपना जो विभव होता है वो भी क्या है, अदिश राशियाँ है, ठीक है। तो कई राशियाँ ऐसी है हमारी जो कि अदिश राशियाँ है। सदिश राशि की बात करें तो हमारे पास जैसे कि फोर्स है, बल लगाते हैं, तो बल में क्या चाहिए अपन को कि किस दिशा में बल लगा रहे हैं। साथ में जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने एक बॉक्स को 5 न्यूटन बल से उसको मैंने धक्का मारा, ठीक है, तो वो बल लगाने पर किस डायरेक्शन में उसको धक्का मार रही हूँ, क्या मैं ऊपर से बल लगा रही हूँ, क्या मैं साइड से बल लगा रही हूँ। अगर मैं ऊपर से बल लगाती हूँ तो जो हमारा डब्बा है या जो बॉक्स है वो पिचक जाएगा। अगर मैं उसके साइड में से बल लगाती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मूव करेगा, क्लियर। तो उसमें डायरेक्शन का भी हमें पता होना चाहिए। परिमाण तो क्या हो गया, 5 न्यूटन मैंने उसके ऊपर बल लगाया, साथ में अगर मैं उसकी डायरेक्शन भी बताती हूँ कि मैंने ऊपर की तरफ लगाया है या साइड की तरफ लगाया है, तो मतलब इट मीन्स क्या है कि मैंने उसकी डायरेक्शन भी बताई है और बल को व्यक्त करने के लिए हम उसकी डायरेक्शन बताना आवश्यक होता है, क्योंकि तब तक अपन बल का कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे मैंने बोल दिया 5 न्यूटन बल लगाया, तो किस दिशा में लगाया उसका अगर हमें पता नहीं है तो बल क्या हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी, लेकिन बल होती है अपनी एक सदिश राशि। साथ में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की, तो वो भी हमारे पास एक सदिश क्षेत्र होता है। अगर हम बात करें अपने त्वरण की, तो त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। और टॉर्क की बात करें, कोणीय संवेग की बात करें, तो ये सब क्या है, अपनी सदिश राशियाँ है, क्लियर। आगे देखिए क्षेत्र, व्हाट इज द फील्ड, फील्ड या क्षेत्र। देखिए क्षेत्र क्या होता है, ये तो हमने स्टडी कर ली, वेक्टर या स्केलर ये तो सबको पता है, 11-12 तक हम पढ़ते आए। क्षेत्र क्या होता है, देखिए
किसी भी बिंदु की अगर अपन को पता करना है कि ये बिंदु कहाँ पे स्थित है, तो अपन को सबसे पहले पता करना पड़ेगा ये किस जगह पर स्थित है। तो उसकी स्थिति को पता करने के लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता होती है, एक निकाय की आवश्यकता होती है, जिसको अपन बोलते हैं उसका निर्देश तंत्र। जैसे यहाँ पे निर्देश तंत्र को कैसे बोलते हैं अपन, जैसे निर्देश तंत्र एक तरह से 2D भी होता है, 1D भी होता है और 3D भी होता है। 3D का मतलब उसमें 3 डायमेंशंस होगी, है ना, x, y और z। जैसे अपन बोलते हैं हाइट, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो उसके अंदर 3 डायरेक्शन होगी उसकी 3D स्पेस के अंदर। अगर हम 2D स्पेस की बात करते हैं तो उसके अंदर केवल 2 ही डायरेक्शन होगी। जैसे एक समतल की अगर हम बात करें तो समतल में केवल 2 ही डायरेक्शन दिखते हैं अपन, x और y, उसकी ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होता। तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे 2D स्पेस। क्लियर। अगर 1D की बात करें तो जैसे हमारे पास चींटी है, चींटी मोशन कर रही है, ठीक है, तो वो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जाती है। तो चींटी की जो गति होगी वो कैसी हो जाएगी, एक रेखीय गति अपन बोल सकते हैं, 1D मोशन उसको हम बोल सकते हैं। तो 1D, 2D और 3D। 3D तो क्या है, पूरा तीनों डायरेक्शन के अंदर। 2D में केवल 2 ही डायरेक्शन होगी, x और y, जैसे कि अपन एक समतल की बात करें, और 1D के अंदर केवल एक ही डायरेक्शन होगी। तो देखिए क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्षेत्र में देखिए क्या होता है, जैसे मेरे पास एक 3D स्पेस है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और ये है लीली मैंने z डायरेक्शन। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है 3D के अंदर, x, y और z। ये पहले मान लिया ये मूल बिंदु। तो देखिए अगर हमें किसी भी बिंदु की स्थिति का पता करना है, तो जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है A। क्लियर। इस A बिंदु के मैं निर्देशांक मान लेती हूँ x, y और z। ये बिंदु x से इतनी दूरी पर स्थित है, y से इतनी दूरी पर स्थित है और z से ये इतनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से मेरे को एग्जैक्ट पता चल गया कि ये बिंदु किस जगह पर स्थित है। इस 3D स्पेस के अंदर ये बिंदु किस बिंदु पर या किस जगह पर वो स्थित है। तो ये 3D स्पेस के अंदर हमने एक बिंदु की स्थिति की बात करी। तो किसी भी बिंदु की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग होगी। अगर हम दूसरी जगह पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी और z की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अलग अलग इसका क्या होगा, अलग अलग बिंदु पर इसकी स्थिति या इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये पूरा जो होगा इसका एरिया कहलाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या कहलाएगा, उसका एरिया कहलाएगा। यह अपन बोल सकते हैं कि हमारा जैसे कोई भी अगर हम मान लो कि हमारे पास एक चीज़ है, उसका इफेक्ट अगर हम देखें, ठीक है, उसका इफेक्ट कितने जगह पर हो रहा है उसका वो एरिया हो जाता है। जैसे कि मेरे पास कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, गर्म चीज़ से हम उसके आसपास एरिया में अगर हम है तो उससे जो भाप उत्पन्न होगी, तो भाप उत्पन्न होने के कारण हमें क्या अनुभव होगा, थोड़ी गर्मी अनुभव होगी। ठीक है, अगर हम उसके पास में स्थित है, ठीक है, तो उस गर्म चीज़ के अगर हम पास में स्थित है तो हमें क्या अनुभव होगी, गर्मी अनुभव होगी। लेकिन अगर हम उससे दूर जाते हैं तो हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता, मतलब उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता, उस गर्म चीज़ का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो उसका कितना एरिया है जिससे वो हमको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, वो पूरा क्या कहलाएगा, उसका फील्ड कहलाएगा या उसका क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर। तो क्षेत्र अगर नॉर्मल लाइफ में देखें तो क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितना इफेक्टेबल है या कितने क्षेत्र में या कितने एरिया में वो इफेक्टेबल है, वही क्या कहलाता है, उसका क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास ये सन है, सन मतलब सूरज। क्लियर। सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास जो कक्षाएं हैं इन पे चारों तरफ जो ग्रह हैं, ठीक है, वो चक्कर लगा रहे हैं। तो मैंने ये मान लिया कि इसका इफेक्टेबल एरिया यहाँ पे, इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। इसके बाद इस बिंदु पर तो T1 हो गया, इस बिंदु पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने मान लिया T2 के इक्वल है, और इससे थोड़ी दूर देखूँ तो यहाँ पे मैंने इसका टेम्परेचर मान लिया T3 के इक्वल। तो इस सन के कारण यहाँ पे पूरे एरिया में इसका टेम्परेचर कितना होगा, T1 होगा, मतलब यहाँ तक पूरा ये T1 टेम्परेचर दिखाएगा। और मैंने मान लिया T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। क्लियर। तो इसका जो एरिया होगा वो T1 तक, फिर अगर T2 तक देखें तो सन का एरिया T2 तक, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका कम होता जाएगा, और T3 पे इसका टेम्परेचर का मान कम हो जाएगा। मतलब सूरज के कारण जो गर्मी है वो अगर इसके पास है
जो ग्रह है, ठीक है, उसमें ज़्यादा होगी, फिर ज़्यादा दूर जाते जाएंगे तो उसके कारण जो ताप होगा, जो उसका जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इतना इतना जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, उसका इफेक्टिव एरिया कहलाएगा, या उसको अपन बोल सकते हैं वो उसका क्या है, क्षेत्र है। क्लियर। तो यहीं पे इसी प्रकार से अपन किसी भी निर्देश तंत्र के अंदर किसी भी सदिश राशि या अदिश राशि की अगर हम बात करें, या अपन बोल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का मान अगर उसके निर्देशांकों पर निर्भर करता है तो वो जो भौतिक राशि है वो उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, वो एरिया कहलाता है, या उसका क्षेत्र कहलाता है, फील्ड कहलाता है। क्लियर। अब देखिए, अगर हमारे पास ये जो भौतिक राशि है, अगर मैंने मान ली कि जैसे विभव मैं लेती हूँ, ठीक है, 5 विभव क्या है अपने पास, एक अदिश राशि है, और यदि इस अदिश राशि का मान इसके प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांक पर निर्भर करता है तो उसका जो एरिया होगा वो होगा उसका अदिश क्षेत्र। क्लियर। मतलब क्षेत्र के अंदर हम अदिश राशि की अगर हम बात करते हैं तो वो उसका हो जाएगा अदिश क्षेत्र। सदिश राशि की अगर हम बात करेंगे, जैसे मेरे पास कोई भी एक सदिश राशि है, ए वेक्टर सदिश राशि को किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर लगा के। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक सदिश राशि ले ली, ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर का मान किस पे निर्भर है, x, y, z, इसके निर्देशांकों के ऊपर निर्भर है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो उसका एरिया होगा या उसका जो फील्ड होगा वो कहलाएगा अपना सदिश क्षेत्र। तो अगर अदिश राशि की बात कर रहे हो, उस क्षेत्र के अंदर, उस निर्देश तंत्र के अंदर अगर हम या उस किसी भी भौतिक राशि का मान उसके प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांक पर अगर निर्भर करे और वो भौतिक राशि क्या हो, अदिश राशि हो, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, वो अदिश क्षेत्र कहलाएगा। और यदि भौतिक राशि क्या हो, सदिश हो, तो उसका जो एरिया, उसका जो फील्ड होगा वो हो जाएगा सदिश क्षेत्र। क्लियर। सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र के बारे में ही पूरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें किसी भी चार्ज की, ठीक है, किसी भी आवेश की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास आवेश क्या है, स्थिर है, तो स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। इसके कारण अगर ये आवेश क्या है, स्थिर है, तो इस स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश क्षेत्र ही है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है, ये सब क्या है, अपने सदिश क्षेत्र है। अदिश क्षेत्र के अंदर तुम्हारे जो विभव है वो एक अदिश क्षेत्र के अंदर आता है। उसके अलावा टेम्परेचर, ये भी क्या है, अदिश क्षेत्र। अब देखिए, ये इसके अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्लियर। अगर ये आवेश क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करे, मूव करे, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और करंट उत्पन्न होती है। करंट मतलब विद्युत धारा। ठीक है। और यदि हमारे पास जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं होता है, और या फिर एक वेलोसिटी का एक वैल्यू होती है उसके अंदर, यहाँ अपन बोल सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल्स टू अगर 0 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रिक क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक क्षेत्र। और इलेक्ट्रिक क्षेत्र और मैग्नेटिक क्षेत्र के साथ साथ ही इसमें उत्पन्न होती है रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस या फिर अपन बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। तो अपन को केवल इन दोनों को ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होता है जब अपना चार्ज क्या है, स्थिर है, और यदि चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या उसका एक्सीलरेशन अगर 0 है तो उस कंडीशन में क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत धारा जो क्योंकि चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और अगर चार्ज मूव करता है तो क्या उत्पन्न होती है, करंट उत्पन्न होती है। आवेश के प्रवाह की दर को तो क्या बोलते हैं अपन, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपने पास विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अपने बुक के अंदर नहीं है, केवल सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र के बारे में बताया है।
इसको भी हमें ध्यान में रखना है। आगे देखिए, जो हमारे पास 12th के जो पिछले हमारे पास टॉपिक्स थे उनको हमें बेसिक जो हमारे पास टॉपिक है उनको हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। अब देखिए हमारे पास जैसे कोई भी सदिश की अगर हम बात करें कि हमारे पास दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्लियर। सदिश को कैसे लिखते हैं? सदिश के अंदर क्या होगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। जैसे मेरे पास ए वेक्टर का मान ले लिया मैंने ए एक्स आई कैप। आई कैप क्या है, उसकी एक्स डायरेक्शन में अगर हम एक्स कैप भी लिखें तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में उसका घटक क्या है, ए एक्स है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्लियर। इसी तरह से मैं दूसरा सदिश ले लेती हूँ वी वेक्टर, जिसके अंदर इसके जो मान होंगे बी एक्स, एक्स डायरेक्शन में मान क्या है, वी एक्स है। वाई डायरेक्शन में अगर हम मान ले तो वो ले लिया मैंने बी वाई, और जेड डायरेक्शन में मान ले लेती हूँ मैं बी जेड, क्लियर। यदि हम दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करें तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम करें, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, इन दोनों को हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम जानते हैं जब हमने 12th क्लास में देखा था, पढ़ा था कि आई कैप डॉट आई कैप करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। जे कैप डॉट जे कैप करते हैं तो 1 आता है, और के कैप डॉट के कैप करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास 1 आता है। लेकिन अगर हम आई कैप डॉट जे कैप करें या आई कैप डॉट के कैप करें तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 0 के बराबर। या फिर जे कैप डॉट आई कैप करें या जे कैप डॉट के कैप करें उस कंडीशन में भी हमारे पास 0, मतलब सेम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी अपने पास क्या आता है, 1 आता है डॉट प्रोडक्ट करने पर। तो देखिए जब दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। इसको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, क्लियर। दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स वी एक्स प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, इसकी वैल्यू 0, ए एक्स वी जेड आई कैप डॉट के कैप, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, तो जे कैप डॉट आई कैप का मान क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। केवल जे कैप डॉट जे कैप करने पर ही क्या आएगा, अपने पास 1 मान आ जाएगा, तो ए वाई बी वाई। इसी तरह से अपन ए जेड को करेंगे किसके साथ, वी जेड को, तो यहाँ से आ जाएगा ए जेड बी जेड, क्लियर। तो ये आएगा अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब दो वेक्टरों का हमने जब डॉट मल्टीप्लिकेशन करा या डॉट प्रोडक्ट जब हमने करा तो हमारे पास जो राशि प्राप्त हो रही है वो कैसी राशि प्राप्त हो रही है, एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है। इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, आई कैप जे कैप डॉट के कैप नहीं है, मतलब दो सदिशों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं या डॉट गुणा करते हैं या अदिश गुणा हम करते हैं तो हमारे पास एक अदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश गुणा अगर हम करते हैं तो दो सदिशों का, तो उस कंडीशन में हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। इस डॉट प्रोडक्ट को इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, एक अदिश गुणा भी बोलते हैं, क्लियर। अगर देखिए हमारे पास इस डॉट प्रोडक्ट की जगह क्या हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, मतलब अगर हमें करना हो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक तो चीज़ होती है आई कैप, जैसे यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जैसे ये है अपने पास आई, ये ले लो यहाँ पे जे और ये ले लो के। तो देखिए जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे ना तब तो हमारे पास आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप आ जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आई कैप आ जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो हमारे पास के कैप आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह से लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल दिए, डायरेक्शन हमेशा यही होगी, ठीक है, पॉजिटिव हमेशा यही होगा, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। जैसे
आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास आएगा माइनस के जे कैप। अगर हम के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, माइनस का आई कैप। अगर हम जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो हमारे पास मान आ जाएगा माइनस का के कैप। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये होता है। तो देखिए इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को एक तरह से तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मैट्रिक्स बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का आई कैप की डायरेक्शन में क्या मान है, ए एक्स है, जे कैप की डायरेक्शन में क्या है, ए वाई है, और के कैप की डायरेक्शन में इसका मान क्या है, ए जेड है। इसी तरह से अगर हम बी वेक्टर का मान लिखें तो बी वेक्टर का मान आई कैप की डायरेक्शन में क्या है, वी एक्स है, जे कैप की डायरेक्शन में बी वाई है, और जेड कैप की डायरेक्शन में या के कैप की डायरेक्शन में बी जेड है। तो यहाँ से देखिए क्या मान आ जाएगा ए क्रॉस बी का। सबसे पहले आई कैप को ले लीजिए, मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कॉलम और इसकी रो दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई कैप को लिया है तो इसकी कॉलम और इसकी रो, ठीक है, दोनों को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा ए वाई वी जेड माइनस ए जेड बी वाई। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं अपन माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह ले लिया, ये माइनस लिया, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, बचा कौन सा, ये और ये दोनों, ये चारों एलिमेंट्स बचे। तो इन दोनों चारों एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो ये आ जाएगा अपने पास ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। क्लियर। फिर देखिए आगे हमारे पास क्या है, के कैप प्लस का के कैप। के कैप अगर हम लेते हैं तो इस कंडीशन में देखिए इसका के कैप का रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए, बचे कौन से, ये चारों एलिमेंट्स बचे, इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई वी एक्स। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दो वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही प्राप्त होती है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर तो हमें इन्हीं को यूज में लेना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर। तो आज के लिए थैंक यू।